नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं नित्यानंद सिंह आप सभी को बेसिक जीके 99 परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास से भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसी में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी कुछ खंड दिए हुए हैं, उस खंड को पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुख्य खंड हैं ये प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत में, उसी से आने वाली परीक्षा या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज प्राचीन भारत से प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मिले कुछ जानकारी के मुख्य स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के लिए किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, उसके क्या स्रोत हैं, उसी को हम लोग थोड़ा देखेंगे। जिसमें पहला धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों से मिली कुछ जानकारी है और पुरातत्व संबंधी मिले कुछ साक्ष्य हैं, जिससे हमको इतिहास को समझने में और इतिहास को पढ़ने में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे धर्म ग्रंथ में, पुराण में जिक्र हुआ है, उसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथ में भी इतिहास का जिक्र बहुत जगह हुआ है, जिससे हमको पता चलता है। वैसे ही विदेशी यात्रियों से मिली कुछ जानकारी आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, विदेशी यात्रियों से मिली कुछ जानकारी को देखने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिली कुछ जानकारी, जिसमें प्रमुख कुछ विदेशी यात्रियों का देखेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे चीनी लेखक, अरबी लेखक और यूनानी लेखक। चीनी लेखक, अरबी लेखक और यूनानी लेखक के कुछ महत्वपूर्ण लेखक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनकी पुस्तक से जो जानकारी मिली है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चीनी लेखक के बारे में, जिसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। फाहियान ये एक चीनी लेखक है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोस्तों, बता दूं, यह लेखक फाहियान अपना विवरण में मध्य प्रदेश का संस्कृति और सभ्यता को बखूबी प्रस्तुत किया है और इनका लेख से हमें विस्तार रूप से मध्य प्रदेश का संस्कृति एवं सभ्यता के बारे पता चलता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग यह भी एक चीनी लेखक है, जो कि 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया था और यह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारत पहुंचा, जिस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। और यह 15 वर्ष भारत में रहने के बाद 645 ईस्वी में
वापस चीन लौट गया, वापस चीन लौट गया। अब इसका भारत आने का मकसद क्या था और आखिर यह भारत क्यों आया था उसके बारे में कुछ जान लें। तो इसका आने का कारण था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथ की कुछ जानकारी एकत्रित करना, बौद्ध ग्रंथ की कुछ जानकारी एकत्रित करना। और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का कुछ जानकारी एकत्रित किया। उसके बाद 645 ईस्वी में 15 साल भारत में रहने के बाद ये वापस चीन चला गया। दोस्तों, ह्वेनसांग की पुस्तक जिसमें अपनी यात्रा का पूरा वृतांत बताया है, जिसका नाम सीयूकी है। अब उस सीयूकी पुस्तक में 138 देशों का वर्णन किया गया है और उसी ने अपनी पुस्तक सीयूकी में सिंध का राजा शूद्र बताया है। और इसकी पुस्तक में हर्षकालीन, ये तो आया था हर्षवर्धन के काल में, तो ये हर्षकालीन समाज का, धर्म का और राजनीति का विस्तार रूप से चित्रण किया है, प्रस्तुत किया है। वो चीज ह्वेनसांग के पुस्तक सीयूकी से प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे संयोगन की। संयोगन यह भी एक चीनी यात्री है जो कि 518 ईस्वी में भारत आया, भारत आता है और बौद्ध धर्म के ज्ञान, बौद्ध धर्म का ज्ञान एकत्रित करके चला जाता है। ये तीनों के अलावा और एक है इत्सिंग। क्या? इत्सिंग ये भी एक चीनी लेखक है जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। 7वीं सदी के अंत में भारत आया और ये अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अपने समय का भारत का वर्णन किया है, जिससे कि हम लोग को इतिहास को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे अरबी कुछ लेखक के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और एक बात बता दो कि जिस समय ह्वेनसांग अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। शीलभद्र थे। ये बात अपनी पुस्तक में सीयूकी में इन्होंने वर्णन किया है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अरबी के कुछ लेखक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमको हमेशा देखने के लिए, पढ़ने के लिए ये बार बार आता ही है, जैसे कि अल-बरूनी, इब्न बतूता, ये सभी अरबी लेखक हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो कब भारत आए और उनकी पुस्तक से हमें क्या प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे अरबी कुछ लेखक जिसमें प्रमुख हैं अल-बरूनी, इब्न बतूता, ये सभी अरबी के कुछ लेखक हैं। इनके बारे में भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहें, कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। अब हम लोग देखेंगे कुछ अरबी लेखक। अरबी लेखक इसमें हम लोग देखेंगे अल-बरूनी, इब्न बतूता, ये दो प्रमुख लेखक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, बता दो कि ये अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद
किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, जिसे भारत का खोज कहा जाता है, भारत का खोज कहा जाता है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही प्रमुख स्रोत माना गया है। दोस्तों, इसकी यह पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है, जो कि भारत के सभी प्रकार की राजनीतिक, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, ज्ञान विज्ञान सभी को इसने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। रीति रिवाज, धर्म सभी पर इसने प्रकाश डाला है, जिसके वजह से इतिहासकारों के लिए यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, जिसमें खगोल विज्ञान से लेकर रीति रिवाज, संस्कृति, कला, राजनीतिक सभी को दर्शाया गया है। अब बात करेंगे इब्न बतूता की। यह 1333 ईस्वी में भारत आया। उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता को देखते हुए, इसकी बुद्धिमानता को देखते हुए इब्न बतूता के दिल्ली का काजी घोषित कर दिया। क्या? दिल्ली का काजी, जिसे अभी न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश उस समय काजी कहा जाता था। इब्न बतूता की पुस्तक जो है वो रिहवाला कहा जाता है। यह पुस्तक क्या कहा जाता है? रिहवाला, जिसमें 14वीं शताब्दी का भारत का वर्णन किया है। 14वीं शताब्दी में भारत का चित्रण किया है, जिसमें उस समय की जो भी प्रमुख थे, सांस्कृतिक, राजनीतिक, न्याय व्यवस्था सभी को इन्होंने अपनी पुस्तक रिहवाला में चित्रण किया है। कुछ यूनानी लेखक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मेगास्थनीज, टोलमी, हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, उन सब के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तब तक इसको मिटा दें, आगे देखते हैं कुछ यूनानी लेखक के बारे में। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कुछ यूनानी लेखक। इसमें मुख्य है हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता माना जाता है। इतिहास के पिता माना जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पूर्व के भारत और फारस के बीच के संबंध को वर्णन किया है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास के पिता माना जाता है, वह अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के बीच के संबंध को दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार अन्य लेखक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेखक के साथ, जो कि और अन्य देशों के जो लेखक हैं और अन्य लेखक हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।